चलिए नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द रिवीजन। अब कोई बीच में जो मैं मैसेज पढ़ूंगा ही नहीं आपके। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ आपको थ्योरेटिकल बातें पता होनी चाहिए। कुछ थ्योरेटिकल बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इधर से ही लिख देता हूं। ये प्रिपेयर की जाती है बाय ऑल कंपनीज एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी। ये नहीं बनाती जो वन पर्सन कंपनी होती है। जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं ये इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करती हैं। जो भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो कोई भी मेथड लगा सकती हैं। जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो डायरेक्ट मेथड लगाती हैं, और जो भी लिस्टेड इंश्योरेंस है, लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी, वो बोथ मेथड से कैश फ्लो बनाती है। ये आपको हमने बताया। कैश फ्लो हमको एडवांटेज देती है। किस लिए यूज करते हैं, इसका यूज क्या होता है? ये वैल्यूएशन में यूज होती है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में। शार्क टैंक वाले इसको यूज करते हैं। ये कंपनी की कैश पॉलिसीज बताती है कि कंपनी की कैश पॉलिसीज क्या है। ये कंपनी की अदर पॉलिसीज, जैसे कि हम ओवर ट्रेड कर रहे हैं या अंडर ट्रेड कर रहे हैं, उनके बारे में हमको बताती है। तथा इसके अलावा कंपनी की कैश मैनेजमेंट बताती है कि कंपनी की कैश मैनेजमेंट कैसी है। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है तो कुछ डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अनिवार्य होते हैं। नंबर 1, हमें एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या है, तथा हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या है। इसके अलावा हमारे पास अनयूज्ड बोरोइंग्स अगर पड़ी हैं तो हमें इन्हें भी डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपने बोरो कर रखा है पर यूज नहीं किया। अगर आपकी कोई सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं तो आपको ये भी बताना पड़ता है। तथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर अनयूजेबल है, जिसको आप यूज नहीं कर सकते, तो हमें ये भी बताना पड़ता है। ऐसा तब हो सकता है जैसे आपका पैसा यस बैंक में पड़ा हुआ है, या आपके यहां पर रेड हो गई इनकम टैक्स की और उन्होंने आपका पैसा फ्रीज कर दिया। नॉन कैश ट्रांजैक्शन कौन कौन सी थी? जैसे इक्विटी इशू करके हमने बिग बिजनेस परचेज कर लिया। तो यानी इन ट्रांजैक्शंस को भी डिस्क्लोज किया जाता है। अनयूज्ड बोरिंग वो है जिसकी सैंक्शन लेटर आपको मिल गई है पर आपने उस फंड को यूज नहीं किया, बट फंड अभी तक लिया नहीं है। फंड नॉट टेकन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से उस फंड को नहीं लिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या? ये एक स्टेटमेंट होती है किसी पर्टिकुलर पीरियड की, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो हमें क्या बताती है? जो हमें फ्लो बताती है। किसका फ्लो बताती है? ऑफ फंड्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो हमें इसका फ्लो बताती है। ये मैंने आपके साथ जनरल थ्योरी बताई थी। फिर मैं आपके साथ कुछ मीनिंग बताने पर आ गया था। जब मैंने मीनिंग बताया तो मैंने एक आपको मीनिंग बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश होता है, क्या ये इंडियन रुपीस होते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज भी होती है? फॉरेन एक्सचेंज भी होती है। फॉरेन एक्सचेंज को आप किस रेट पर कन्वर्ट करते हैं? क्लोजिंग रेट पर। जैसे आज का रेट अगर 83 रुपीज है और आप आज बना रहे हैं कैश, तो आप जितने डॉलर आपके पास है आज का रेट लगाएंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज निकल आएगा। इसके अलावा इसमें बैंक बैलेंस भी होता है। ये बैंक बैलेंस कौन सा होता है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक होता है। इसमें मैंने आपसे कहा था बैंक ओडी, तो बैंक ओडी इज नॉट बैंक अकाउंट।
तो बैंक ओडी क्या होगा? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। ये क्या होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिर्फ समझाने के लिए आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ा सा समझाने के लिए, बाई चांस क्लासेस में एक बार भी इसकी डिस्कशन नहीं हुई। मान लो ये एक बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में लिखा हुआ है बैंक 1 लाख, और अगले साल में ये ओपनिंग का है और ये क्लोजिंग का है, और इसमें लिखा हुआ है बैंक ओडी 2.5 लाख, यानी कि अल्टीमेटली ये एसेट्स थे और ये लायबिलिटीज थे। तो मुझे ये बताओ, ये बैंक है यानी पॉजिटिव था तो ये बैंक था, नेगेटिव हो गया तो ये क्या बन गया? बैंक ओडी बन गया। तो मुझे ये बताओ ये कहां पर ले जाओगे? ये हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1 लाख आएगा, क्लोजिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ नहीं आएगा। और बैंक ओडी को कहां ले जाओगे? इसे फाइनेंसिंग में ले जाओगे कि पहले आपके पास लोन नहीं था, अब 2.5 लाख का लोन ले लिया, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग में लोन रेज्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि आप अपने पास बैंक और बैंक ओडी को अलग अलग डील करेंगे, आप दोनों को एक साथ डील नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर और क्या आता है, इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। क्या यही इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं? द आंसर इज नो। ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। करंट इन्वेस्टमेंट एएस 13 बताता है, जो 12 महीने का पीरियड देखता है। मैं आपको जो बोल रहा हूं, मेरी मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो क्या होती हैं? ये हाईली लिक्विड होती हैं विद नो सिग्निफिकेंट रिस्क, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता, जो रेडीली रियलाइजेबल होती हैं विद इन 3 मंथ। ये हमारे पास देखते हैं। 3 महीने कहां से शुरू होते हैं? ये परचेज की डेट से देखे जाते हैं। परचेज की डेट से 3 महीने अकाउंट होते हैं। ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स होती है जो आपको कभी भी थ्योरेटिकली पूछी जा सकती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हमारी कैश फ्लो में 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक हमारी होती है CFIA, जिसमें हम कौन सी एक्टिविटीज के फ्लोज देखते हैं? फिर से कौन सी एक्टिविटीज के फ्लो देखते हैं? हम यहां फिक्स्ड एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तथा इन्वेस्टमेंट के फ्लोज देखते हैं। बस 2 चीजों के फ्लो देखते हैं। प्लस अगर इस पर कोई कमाई है, अगर कोई इस पर कमाई है, इनकम, जैसे कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आप सेल करते हो तो गेन आ जाता है, तो गेन हमारे सेल प्राइस में जुड़ा होता है। या इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई इनकम अगर आ जाए, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम। यहां पर हमने आपको विशेषता से क्या बताया कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो, क्या दोनों के दोनों ही आपके इन्वेस्टिंग में आएंगे? चाहे प्री एक्विजिशन हो चाहे पोस्ट हो, क्या दोनों के दोनों यहां पर आएंगे? द आंसर इज यस। बस यही 2 हैं, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट तथा इनके ऊपर होने वाली कमाई। CFA ये कौन सी एक्टिविटी थी? ये थी जो एक्टिविटी आपके शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी की हो चाहे प्रेफरेंस की हो, जैसे कैपिटल इशू की या कैपिटल रिडीम की या कैपिटल बायबैक की, चाहे इक्विटी की बात करो चाहे प्रेफरेंस की बात करो। तथा डेट, डेट कौन सा हो सकता है? शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। जब मैं डेट बोलता हूं तो डेट का मतलब होता है लोन। ट्रेड पेबल आर नॉट लोन, ओके? तो मैं लोन्स की बात कर रहा हूं। जैसे बैंक ओडी क्या है? शॉर्ट टर्म लोन है, तो फाइनेंसिंग में आता है, ठीक है? हमने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया, वो भी फाइनेंसिंग में ही आएगा। तथा इनकी सर्विस कॉस्ट, तो मुझे बताओ सर्विस कॉस्ट शेयर कैपिटल पर कौन सी होती है? वो होती है डिविडेंड्स। ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग है। तथा जो आपके इंटरेस्ट है, डेट है, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या होती है? इसकी सर्विस कॉस्ट होती है इंटरेस्ट पेड। जो आपका इंटरेस्ट की पेमेंट है वो भी यहां पर आती है। जो आपके पास इसके अलावा बच गया, CFOA में आपके पास जो ऑपरेटिंग नेचर का है, जो वैसे ही आपको दिख जाए, धंधा है, वो आएगा। तथा जो रेजिडुअल आइटम्स हैं
वो भी आपके पास यहां पर आएंगी, जिनका कोई अता पता नहीं है वो सब आइटम भी यहां पर आएंगी। तो रेजिडुअल को समझने के लिए क्या जरूरी है कि आपके दिमाग में ये दोनों क्लियर होने चाहिए, तभी तो रेजिडुअल पता चलेगा। भाई रेजिडुअल मतलब जो ये दोनों नहीं है वहीं से तो निकलेगा। तो आप रेजिडुअल को आप होता क्या, आप कहते हैं इसका रट्टा लगाओ, इसके रट्टे से कुछ ना होगा, ये समझोगे तो ये समझ में आएगा। फिर हमने कहा कि हम टैक्स को हमेशा क्या मानते हैं, हम टैक्स को ऑपरेटिंग आइटम मानते हैं और ये सेकंड लास्ट आइटम के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो भी आपके एबनॉर्मल लॉसेस हैं या गेन है, या कोई कोर्ट कचहरी से आप मुकदमा जीत गए हैं या हार गए हैं, ये सब भी हम डालते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हैं वो कहाँ आएंगी? क्या ये ओए में भी आ सकती है, आईए में भी आ सकती है, एफए में भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। डिपेंड करता है, अगर ये फिक्स्ड एसेट्स की होगी तो इधर आएगी, अगर ये इन्वेस्टमेंट की होगी तो इधर आएगी कोई अगर हमारे पास शेयर कैपिटल या डेट की होगी तो यहां पर आएगी, और अदर केसेस में कहां पर आएगी? यहां पर आएगी। मजे की बात तो यह है कि ये आइटम हमेशा कौन सी आइटम होगी? लास्ट आइटम होगी, क्योंकि आम तौर पे सवालों में ये होती नहीं है। तो हमारे लिए आम तौर पे लास्ट आइटम कौन सी बन जाती है? वो टैक्स बन जाती है। ये मैंने आपके साथ थ्योरेटिकल बात करी थी। मैं इसका क्या प्रिंट आउट ले लूं एक बार? प्रिंट को ही कोई ना कोई हमेशा प्रॉब्लम, इसमें पर्दा आ गया ना आगे। चलिए, हमने इसका यहां तक का प्रिंट ले लिया है और मैं इसको अब रब कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि प्रिंट आ ही गया है तो कोई आप भी स्कैन कर लेते हो ना एक बार। ये वीडियो आपको उस वक्त यूज में ज्यादा आएगा जब आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होगे, उस समय आपको ये वीडियो ज्यादा रिवाइज करने में फायदा देगा, ठीक है? अभी आप खाली सुनते जाएं। और अभी आपको लगेगा कि ये हमको तो सब पहले से ही पता था, फिर ये बता क्यों रहे हैं? हमने इसके अलावा आपको बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हम बनाते हैं तो इसमें एक एक्टिविटी होती है CFOA। इसको बनाने के लिए कितने मेथड्स होते हैं? एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, पहले इनडायरेक्ट लिख दिया तो पहले इनडायरेक्ट ही लिख दो। एक है इनडायरेक्ट मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड। जब मैं बाप से बात करता हूं इनडायरेक्ट मेथड, तो ये दो तरह से आपके पास सवालों के अंदर आ सकता है। या तो दो बैलेंस शीट्स प्लस इंफॉर्मेशन दी होगी, या केवल इंफॉर्मेशन से ही आप अपने पास कैश फ्लो बना सकते हैं। इसमें हम एक छोटा सा काम करते थे। इसमें हम आमतौर पे लेजर्स को बनाते थे। लेजर्स के अंदर हम BD CD को कहीं पोस्ट करते थे? द आंसर इज नो। क्या जो चीजें भी लेजर में ही कॉन्ट्रा कट जाती थी वो हमारे लिए रेलेवेंट थी? द आंसर इज नो। और फिर उसके बाद जो आपके पास बैलेंस बच जाता था हम उसको ही अपने पास पोस्ट करते थे इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, वही आपके कैश फ्लो में आते थे। जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसे वन टाइम पोस्ट करो, वन टाइम पोस्ट और टू टाइम पोस्ट। ठीक है, वहां ऐसा कोई रूल नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप वन टाइम भी पोस्ट कर रहे हो किसी चीज को और दो टाइम भी पोस्ट करें? ऐसा भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने पास इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन करते हैं तो इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। इसका मतलब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? आपको ज्ञान से ही क्वेश्चन हो सकते हैं, बिना उसके नहीं हो सकते। जब दो बैलेंस शीट्स वाले क्वेश्चंस करते थे तो हमारे इसमें स्टेप्स क्या होते थे? हम इसमें लेजर बनाते थे। कौन से लेजर बनाते थे? हम लेजर बनाते थे जिन पे एडजस्टमेंट्स हैं इन क्वेश्चन। तथा हम हमेशा बनाते थे P&L एप्रोप्रिएशन, तथा हमेशा बनाते थे प्रोविजन फॉर टैक्स, तथा हमेशा बनाते थे डिविडेंड अकाउंट। इसका मतलब ये हम अपने पास लेजर बनाते थे, फॉलोड बाय दैट हम इसकी पोस्टिंग करते थे इन कैश फ्लो स्टेटमेंट।
जो ये कैश फ्लो होती थी इसका एक फॉर्मेट बन जाता था। वो फॉर्मेट कैसा होता था? वो कुछ इस तरह का फॉर्मेट था। हम कहते थे पीएटी, हम अक्सर पीएटी से स्टार्ट करते थे, पीबीटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर दो तो क्या बन जाता था? दिस वाज योर पीबीटी। इसमें क्या क्या चीज आप एडजस्ट करते थे? इसमें आप एडजस्ट करते थे अपने पास डेप्रिसिएशन, और एडजस्ट करते थे डिस्काउंट ऑन इशू रिटर्न ऑफ, और एडजस्ट करते थे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हैं चाहे वो इन्वेस्टमेंट है। इसी का उल्टा होता था गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो आप इसमें से माइनस कर देते थे। इसमें आप एडजस्ट कर देते थे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, किसकी? ऑफ डिबेंचर्स के प्रेफरेंस शेयर। किसकी रिडम्पशन? डिबेंचर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन पी&एल एप्रोप्रिएशन में चली जाती है। तथा कई बार कोई और प्रोविजंस अगर हम क्रिएट कर देते थे तो और प्रोविजन भी हमारे पास क्या होती थी? यहां आती थी। इसके अलावा इंटरेस्ट का अगर कोई खर्चा है तो वो भी यहां लिख देते थे, और अगर इंटरेस्ट की कोई इनकम से तो यही लिखते थे। यही आइटम थी और कोई आइटम नहीं थी, इतनी ही थी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, 8 ही आइटम होती थी। इनको हम एडजस्ट करते थे। इसको एडजस्ट करने के बाद जो निकलता था उसे बोलते थे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम लोग अपने पास चेंज एडजस्ट करते थे। जो चेंज एडजस्ट करते थे वो कौन से एसेट्स होते थे? इन ऑपरेटिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। मैं जब बोलता हूं ऑपरेटिंग तो मेरा सवाल ये है, क्या चेंज इन इंटरेस्ट पेबल यहां पर आएगा? दिस इज माय क्वेश्चन। क्या चेंज इन इंटरेस्ट पेबल यहां पर आएगा? तो मुझे ये बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑपरेटिंग आइटम है कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है? तो इंटरेस्ट इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो वो यहां नहीं आएगा। ओ, तो यहां पर सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम्स। तो ऑपरेटिंग क्या है वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ऑपरेटिंग क्या होते हैं। थोड़ा जूम करने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब हम ऑपरेटिंग चीजें कोई लेंगे तो मुझे बताओ उसमें कौन कौन सी थी? ब्लैक पेन से लिख देता हूं। इसमें हमारे पास आते थे चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, इन इन्वेंट्री, ठीक है। अगर ये बढ़ते थे तो माइनस कर देते थे, घटते थे तो प्लस कर देते थे। फिर इसके अलावा आप चेंज लिखते थे इन ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी। तो मुझे फटाफट से बताओ इसमें कौन कौन सा था? जैसे चेंज होता था इन ट्रेड पेबल, या चेंज होता था इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या चेंज होता था इन वेजेस, या चेंज होता था इन बिल्स पेबल। हालांकि बीपी एक भी सवाल में दिखा नहीं। अगर ये बढ़ जाते थे तो हम प्लस कर देते थे, घट जाते थे तो माइनस करते थे। यहां तक पहुंचने के बाद हम बोलते थे कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से टैक्स पेड को हम लेजर से ढूंढ करके डालते थे तो हमारे पास जो चीज निकल कर आती थी वो था CFOA बाय इनडायरेक्ट मेथड। ये मैंने आपको फॉर्मेट भी रिवाइज करवा दिया। जब हम डायरेक्ट मेथड बनाते हैं तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे पास जो तरीके थे क्वेश्चन के वो दो थे। वो क्या था कि क्वेश्चन में कैश अकाउंट दिया हुआ है तथा बैंक अकाउंट दिया हुआ है तथा मार्केटेबल सिक्योरिटीज अकाउंट दिया हुआ है। क्या इनसे भी कैश फ्लो बनती थी? द आंसर इज यस। इनसे कैश फ्लो कैसे बनती थी? इनसे आप अपने पास कंबाइन कर देते थे इनके अकाउंट्स को, कॉन्ट्रा आइटम्स को इसमें से कैंसिल कर देते थे और बाकियों को पोस्ट कर देते थे डायरेक्टली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक तरीका था। इसके अलावा आप अपने पास यहां पर भी दो बैलेंस शीट प्लस इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहां पर भी आप अपने क्वेश्चंस को करते थे। मैंने इस पर आपको ना दो क्वेश्चन करवाए। बताओ, दो बैलेंस शीट्स और इंफॉर्मेशन पर मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 38। मजे की बात है ये दो ही क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर जो दो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन नंबर 3 4 9 31 32 36 एंड 37। ये क्वेश्चन थे हमारे पास जो कि इसके थे। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं 4 मार्क्स के, और ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं अप टू 8 मार्क्स के। इसके अलावा हमारे पास
और इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। एनीवे हम यहां पहुंचे तो मैंने कहा हम इसके अंदर कैश फ्लो में जरूरी है, इसमें क्या जरूरी है, इसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होना जरूरी है। मतलब ये क्वेश्चन में सेल्स होगी, क्वेश्चन में परचेज होगी, क्वेश्चन के अंदर आपका चेंज इन स्टॉक वगैरह होगा, इस तरह से क्वेश्चन में आपको उसने डिटेल दे रखी होगी। आपके पास पी&एल होना जरूरी है। हम इससे अपने पास जब कैश फ्लो बनाते हैं तो हमारी कैश फ्लो की स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। इसमें हम लोग जब सीएफओ बनाएंगे तो इसमें आएगी कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड सेल एंड कैश सेल। वहां अलग था, यहां अलग हो गया। इसमें आती थी पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इसमें आती थी पेमेंट टू एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या अदर एक्सपेंसेस हैं, वेजेस वगैरह भी आ सकते हैं। ये आता था कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें हम माइनस कर देते थे टैक्स पेड। और हाँ, ये तो रह ही गया कि अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो वो भी आएगी। मैंने वो लिखी नहीं पिछली बार भी, तो आपको पता है इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं तो वो भी आती है। फिर मैंने कहा कि इनमें भी हमारे पास ओनली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओनली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन केवल ज्ञान से हो सकते हैं। मैंने इन दोनों के बारे में बताना चाहता हूं। इन दोनों के ऊपर भी हमारे इंस्टीट्यूट ने ज्ञान बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो उसने ज्ञान बेस्ड पूछे हैं? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 39। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कौन से पूछे हैं? ज्ञान पर बेस्ड। इसका मतलब आपकी नॉलेज को टेस्ट करने वाले क्वेश्चन पूछे हैं। इन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट से भी कर सकते हैं और इन्हें हम इनडायरेक्ट से भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पीबीटी दिया हो या प्रॉफिट दिया हो तो हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं? इनडायरेक्ट। और अगर मान लो मिसिंग हो, क्वेश्चन के अंदर पीबीटी पीएटी मिसिंग हो, तो हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं? डायरेक्ट मेथड प्रेफर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे कैश फ्लो में जनरल थ्योरी के भी क्वेश्चन है। वो है क्वेश्चन 13, 14 और 33। ये हमारे पास जनरल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड के भी क्वेश्चन हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 एंड 28। तो आपके पास मैंने ये इंपॉर्टेंस भी दिखा दी कि इंस्टीट्यूट यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछता है, ज्ञान से भी संबंधित क्वेश्चन खूब पूछता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में दो बैलेंस शीट और इंफॉर्मेशन के मात्र दो ही क्वेश्चन हैं, और ये वाले क्वेश्चन भी पूछता ही रहता है, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। निखिल कह रहा है क्या हम बाउंड है एक पर्टिकुलर मेथड करने से? स्मार्ट है आप, लल्लू हैं तो कोई मेथड लगाओ, वरना मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट मेथड इधर लगाना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको 3 घंटे में पेपर करना है, 6 घंटे में नहीं। और अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो ये लगाओ, बाकी आप कोई मेथड लगा सकते हैं। ठीक है। पवनदीप पूछ रहे हैं पैट में से क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को हम लेस करते हैं? पैट में ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेस हुई होती हैं, तो आपको उन्हें वापस ऐड बैक करना पड़ता है। ठीक है। चलिए मैं इसका भी क्या प्रिंट आउट ले लूं अपने पास? एक मिनट, अब इसका भी प्रिंट आउट हम ले लेंगे। तो ये भी हमारे पास यहां पर चीज आ गई है। आ, हाँ, एयर प्रिंट हो गया भाई, 2 प्रिंट ले लिए हैं मैंने। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत होगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऑलरेडी ले रखा है। मैं इसका भी रब कर देता हूं, आपने भी स्कैन कर लिया ना? मैंने आपको बताया था इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि आपको बार बार लेजर्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि लेजर्स बनेंगे तो ही बात बनेगी। तो हमने जब लेजर्स की बात करी थी तो आपके साथ हमने बड़े सारे लेजर डिस्कस किए थे। मुझे फटाफट से बताना, एसेट साइड से चलते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट कौन सा होता है? फिक्स्ड एसेट्स। तो हमने एक इसका अकाउंट बनाकर दिखाया था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी बोलते हैं इसको। हमने
कौन कौन से मेथड से किया था, ग्रॉस मेथड से और नेट मेथड से। भी इसकी रिवीजन करा देते हैं। एसेट्स में बताना जरा, प्रॉपर्टी के बाद अगली एसेट्स कौन सा आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या आपने इसका भी खाता बनाया था? द आंसर इज यस, इसका भी आपने खाता बनाया था। क्या आपने करंट एसेट्स में भी कोई खाते बनाए थे? द आंसर इज नो। आपने करंट एसेट्स में कोई खाता नहीं बनाया था, सिवाय इसके कि कभी कभी डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट आपको बनाना पड़ जाता है। एसेट्स में मैंने आपको 3 खाते सिखाए थे, बस यही 3 खाते सिखाए थे। फिर मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल के अकाउंट, लायबिलिटी साइड में मैंने आपको बताया था कैसे इक्विटी एंड प्रेफरेंस के शेयर कैपिटल अकाउंट बनते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी मैंने आपको कुछ खाते बनाने सिखाए थे। कौन से खाते सिखाए थे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने मुख्य रूप में सिखाया था। फिर मैंने कभी कभी कैपिटल रिजर्व भी सिखाया था, कभी कभी सिक्योरिटी प्रीमियम भी सिखाया था, कभी कभी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी सिखाया था, कभी कभी जनरल रिजर्व भी सिखाया था। तो ऐसे करके हमने कुछ खाते आपके साथ डिस्कस किए थे। फिर मैंने आपके पास लोन्स एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स बॉन्ड लोन, इसके भी खाते आपको बनाकर दिखाए थे। और करंट लायबिलिटीज में मैंने आपको 3 खाते बताए थे कि साहब आपको बना ही लेने चाहिए। वो 3 खाते कौन कौन से थे? एक था हमारे पास डिविडेंड अकाउंट, एक था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट जिसमें कभी कभी एडवांस टैक्स भी आ जाता है, और एक था हमारे पास इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। बस इतने ही खाते आपको सिखाए थे। क्या बैलेंस शीट में इतने ही लेजर बनते हैं? द आंसर इज यस। ग्रॉस मेथड वहां पर अप्लाई होता है जहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग तथा क्लोजिंग दोनों आपके पास हो। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों नहीं है तो आप इसको अपने पास नहीं बना सकते। नेट मेथड कौन से केस में लगता है? अदर मेथड्स में लगता है। हम हमेशा क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं? फर्स्ट डे ट्रांजैक्शन। और हम हर जगह पर ही ये मानते हैं कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो फर्स्ट डे की ही ट्रांजैक्शन रही होगी। इसका मतलब हम फर्स्ट डे की ट्रांजैक्शन ही एज्यूम करते हैं। ओके। जब हमने आपको ये ग्रॉस और नेट मेथड बताए थे तो मैंने आपको नेट मेथड में क्या क्या बात बताई थी। इसमें आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जितना आपका बैलेंस बीडी है, सीडी है, अगर आपने कोई परचेज कर लिया, अगर आपने कोई रीवैल्यू कर दिया, रीवैल्यूएशन हम कैपिटल रिजर्व के थ्रू करते थे, अगर आपने कोई सेल कर दिया, सेल पर आपको लॉस हो गया या सेल पर आपको गेन हो गया, इसके अलावा आपके पास डेप्रिसिएशन, यही आपके पास लेजर बन सकता था। डेप्रिसिएशन कई बार आपको रेट गिवन होता था। जब आपको रेट गिवन होता था, अच्छा इस वीडियो को जब आप रिवाइज करेंगे ना तो धीरे 2x की स्पीड पे नहीं, 0.5x की स्पीड पर, मतलब ऐसे नहीं होता 0.5x की स्पीड पर देखें। आप थोड़ा सा दे सुने और पहले याद करें कि आपको याद आ रहा है, क्योंकि मैं आपको टाइम अभी नहीं दे सकता ना, मैं तो धड़ाधड़ बोले चले जा रहा हूं। तो रिवीजन कैसे करनी है, ये 15-20 मिनट के वीडियो को रुक रुक के सुनना है। जब आप रुक रुक के सुनेंगे तो आधे घंटे में, 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जितना बता रहा हूं उतना उतना सुनकर कहना अच्छा ठीक है, कॉपी में ऐसा ही था। अगर डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है तो ऐसे में हमको अपने पास सीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट इनटू रेट करके डेप्रिसिएशन का स्मार्ट मेथड था जिससे आप अपनी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते थे। ये मेथड तभी लग सकता था अगर आपके पास ऑल ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, ऑल ट्रांजैक्शन फर्स्ट डे की हैं। अगर मान लीजिए ऐसा ना हो तो आपको अदरवाइज क्या लगाना पड़ता था? अदरवाइज आपको एक्स लगा करके उसे सॉल्व करना पड़ता था। और अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपके पास मौज हो गई, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। हम अपने पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले केस में भी 2 खाते बनाते थे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर ही लेकर आ रहा हूं। तो हम इसके अंदर भी 3 लेजर बनाते थे। वो 3 लेजर कौन कौन से थे? एक हमारा था एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, दूसरा था हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरा था हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस बीडीसीडी आ सकता है, जब आप उसको परचेज करते हैं तो वो आ सकता है, अगर रीवैल्यू करेंगे तो कैपिटल रिजर्व आ सकता है, बेचेंगे तो एसेट डिस्पोजल आ सकता है। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन में बैलेंस बीडीसीडी आ सकता है, डेप्रिसिएशन आ सकता है, अगर बेचेंगे तो एसेट
डिस्पोजल आ सकता है। एसेट डिस्पोजल में आपके पास फिक्स्ड एसेट्स आ सकता है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन आ सकती है, बेचेंगे तो बाय बैंक आएगा, बैंक को बेचने पे लॉस भी आ सकता है और इसके साथ गेन भी आ सकता है। कई बार हम बेचते जीरो अमाउंट का है, उसको राइट ऑफ बोल देते हैं, राइट ऑफ भी हमारे पास आ जाता है। इस तरह से लेजर बनाए जाते हैं। हमें अपने पास बेस्ट अजम्पशंस लगानी पड़ती हैं। बेस्ट अजम्पशंस क्या होती हैं? बेस्ट अजम्पशंस वो होती हैं जो आईसीआई लगाता है। आईसीआई कौन सी अजम्पशन लगाता है? जो ज्यादातर हो रहा होता है। जैसे कि अगर डेबिट में कोई मिसिंग है तो रीवैल्यूएशन को एज्यूम करोगे कि बैंक को, तो ज्यादातर क्या होता है? बैंक होता है, तो इसलिए हम अपने पास ऐसे करेंगे। फिर मैंने आपसे कहा था फिर भी कुछ एक अजम्पशंस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट डे की अजम्पशन, वो आपको अजम्पशंस यहां पर लगानी पड़ती हैं। हम अपने पास अपनी बेस्ट अजम्पशंस को एग्जाम में डिस्क्लोज करके नहीं आते, नो डिस्क्लोजर, इनको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर मैंने आपको बताया था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहां पर आएंगी, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बीडी आएगा, सीडी आएगा। अगर आपने उन्हें परचेज कर लिया तो वो आएगा, अगर आपने सेल कर दिया है तो बैंक आएगा, इसका भी लॉस ऑन सेल होगा, इसका भी गेन ऑन सेल होगा। कभी कभी इसके अंदर आपके पास प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी आता है। क्या इसमें पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड आता है? द आंसर इज नो, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड इसमें नहीं आता है। कभी कभी हमारे सवाल में डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट भी बनाना पड़ जाता है। आमतौर पे ऐसा तभी होता है जब ये दोनों हो, वरना हम डेटर अकाउंट को नहीं बनाते हैं। डेटर अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अंदर बैलेंस बीडीसीडी डालो, जितने के बैड डेट हो गए हैं उसको प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जब उनको आप यहां पर ट्रांसफर कर देंगे तो बैलेंस बीडीसीडी आ जाएगा। ये आपकी पीएनएल की नई प्रोविजन क्रिएट की है, जो कि पीएनएल में चली जाएगी, ओए के अंदर प्लस हो जाएगी, और ये हमारे पास चेंज इन डेटर निकल आएगा। जो आपका चेंज इन डेटर होगा ये आपका ओए में एडजस्ट हो जाएगा। ये भी मैंने आपको अपने पास बताया था। मेरे पास फिर से जगह खत्म हो गई है, तो क्या मैं इसका भी अपने पास प्रिंट आउट ले लूं? मेरे ख्याल से प्रिंट हो गया है ये, सेव भी। चलिए। फिर मैंने आपको कहा, अब ये वाला रब कर देता हूं जितना मैंने यहाँ पर किया, बाकी जो बाकी का है वो रब नहीं कर रहा मैं। फिर मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। मैंने कहा शेयर कैपिटल अकाउंट को नॉर्मली जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट बनते हैं, बिल्कुल बैलेंस बीडीसीडी यहां पर आएगा। अगर आपने कोई शेयर कैपिटल इशू कर दी है तो यहां पर आएगी। कई बार हम उसको बोनस के रूप में इशू कर देते हैं, तो बोनस भी हमारे पास यहां आता है। अगर शेयर कैपिटल को रीपे कर दिया है या बायबैक कर दिया है तो ये अमाउंट आएगा। इसकी वजह से आपके पास यहाँ प्रीमियम भी आ सकता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये कहाँ जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। जो कुछ भी शेयर होल्डर्स की आइटम्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती है, शेयर कैपिटल में। और इसके अलावा कोई कन्वर्जन होगी, डिबेंचर्स की कन्वर्जन होगी, तो वो भी यहाँ पर चली आएगी। बाकी इसमें ऐसा सच कोई लंबी चौड़ी आइटम्स नहीं होती। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सी आइटम आती है? इसमें आती हैं शेयर होल्डर्स की आइटम्स, इसमें आती हैं ट्रांसफर टू बाय रिजर्व्स, अगर कोई जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अगर हैं तो उनकी ट्रांसफर्स आती हैं। अगर कोई डिविडेंड पेड है, चाहे इक्विटी का है चाहे प्रेफरेंस का है, और डिविडेंड प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये हमारे पास आइटम्स आती हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आ गया, बैलेंस बीडीसीडी आ गया, यहाँ पर आ गया पीएटी, पीएटी माने नेट प्रॉफिट। इसके अलावा यहाँ पर आ गया डिविडेंड, डिविडेंड के साथ में ही आ गया डिविडेंड टैक्स प्लस टैक्स। इसके अलावा कोई भी ट्रांसफर टू रिजर्व, या यहां पर भी आ सकता है ट्रांसफर टू रिजर्व, या इसके अलावा कोई भी अगर आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे किया है टू शेयर होल्डर्स, तो यहां पर भी आएगा वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बाय शेयर होल्डर। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन की आइटम होती हैं। कैपिटल रिजर्व अकाउंट जनरली ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है, तो कैपिटल रिडम्पशन, कैपिटल रिजर्व के अंदर बैलेंस बीडीसीडी होगा तथा फिक्स्ड एसेट से रिवैल्यूएशन आ रही होगी, ये अकाउंट टैली हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो होता है ये हमारे पास बैलेंस बीडीसीडी होगा और बैंक से पैसा मिला होगा, और दैट्स इट, ये भी हमारे पास टैली हो जाएगा।
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो होगा ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर हो जाएगा कहां, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा लोन और बॉन्ड्स, तो लोन और बॉन्ड अकाउंट भी हमने आपको बनाकर दिखाया था। लोन और बॉन्ड में बैलेंस बीडी आएगा, सीडी आएगा। अगर आपने उनको रीपे कर दिया तो यहाँ उनको रीपे करने से आपने कोई प्रीमियम पे किया था तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पी एंड एल अकाउंट में आएगा क्योंकि लोन है ये। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर हमने नो लोन नया ले लिया है तो बाय बैंक आपने नया लोन जो लिया वो भी यहाँ पर चला आएगा। इसके अलावा आपके पास एक डिविडेंड अकाउंट बनता है। डिविडेंड अकाउंट यहां बनाकर दिखा रहा हूं मैं। तो डिविडेंड अकाउंट जो होता है यही आपके कई नामों से आता है, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड अनपेड, या इस अकाउंट से प्रपोज्ड डिविडेंड आजकल नहीं बनता है। आपके सवाल में प्रपोज्ड डिविडेंड वर्ड लिखा नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो आप इसको यहां पर पेड मान लेते हैं, अगर लिखा हुआ है तो पेड अपने आप कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का अमाउंट आता है। मैंने बताया ये डिविडेंड खाली इक्विटी का होता है या प्रेफरेंस का भी साथ में होता है। ये इक्विटी एंड प्रेफरेंस का होता है। इक्विटी को देंगे अगर क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस आपको साथ में देना पड़ेगा। ओके। इसके अलावा हमने आपसे कहा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में बैलेंस बीडी आएगा, सीडी आएगा। कभी कभी आपके पास एडवांस टैक्स का बैलेंस बीडी सीडी भी आ सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ जितने रुपए का भी आप टैक्स पे करते हैं वो यहाँ पर आएगा और बाकी पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। हमारे पास कभी कभी इसमें टीडीएस भी आता है। टीडीएस को हम अलग से डिस्क्लोजर करके दिखाते हैं। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट जो होगा, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट को भी आपको बनाना पड़ेगा। बैलेंस बीडी आएगा, बैलेंस सीडी आएगा। जितने का इंटरेस्ट आपने अपने पास चार्ज कर दिया वो आएगा तथा जो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया वो भी इंटरेस्ट आएगा। हम आपको ये बता दें कि इंटरेस्ट का रिलेशनशिप डिबेंचर से सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, वैसे कोई रिलेशन नहीं है। डिविडेंड का रिलेशन शेयर कैपिटल से है, वैसे कोई रिलेशन नहीं है। डिविडेंड अकाउंट अलग है, कैपिटल अकाउंट अलग है। डिविडेंड को कैपिटल अकाउंट में न डालें, इंटरेस्ट को लोन अकाउंट में न डालें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिविडेंड को कैलकुलेट किया जाता है ऑन शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू। इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है ऑन डिबेंचर्स या लोन और बॉन्ड वैल्यू, उनके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। इसका भी मुझे प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। अमृत सर कह रहे हैं हमें ब्रेक चाहिए, हमें ब्रेक चाहिए, तो बंद कर दूं क्या रिवीजन? अमृत सर मुझे कह दीजिए कि सर हमें नहीं करनी रिवीजन, तो मैं बंद कर देता हूं। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स का ज्योति हमने ऑलरेडी बता दिया था, वो आपके ऑपरेटिंग के अंदर प्लस करके ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। हाँ, तो मैं इसको अपनी इस रिवीजन को बंद कर रहा हूं क्योंकि एक दो बच्चे और भी कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, तो ओके, क्योंकि सबके लिए ब्रेक बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो ब्रेक के लिए आए थे, तो हम बंद कर देते हैं क्योंकि अभी भी दो बच्चे होली की छुट्टी की बात कर रहे हैं। तो ठीक है ना, बंद कर देते हैं। आपको नहीं करना है तो हम पागल थोड़ा ना है, हम बंद कर देते हैं। अब देखिए, अब सब बच्चों को दिमाग टिकाने आना शुरू हुआ। आपको कहा था इस रिवीजन के बीच में मुझसे डांट मत खाना। जब भी रिवीजन करोगे ये डांट साथ में सुनाई पड़ेगी। शर्म आएगी तब कि नहीं आएगी? अमृत सर, तब शर्म आएगी कि नहीं आएगी? सारे जब भी रिवाइज करेंगे 20 बार ये वीडियो देखा जाएगा, अमृत सर को गालियां पड़ती हुई सुनाई पड़ेंगे। अब दोबारा से रिवीजन के बीच में कोई चूं चढ़ाप करी तो उसका नाम परमानेंट इंसल्ट में आ जाएगा। ठीक है, अमृतसर तो आ गया 20 बार। अगले 450 दिनों तक जब भी बच्चा देखेगा अमृतसर को गालियां पड़ती सुनाई पड़ेंगी। ठीक है, दोबारा नहीं करना ऐसे। इसका प्रिंट आउट ले लूं क्या मैं? हाँ, जिनको भी इस वीडियो को बाद में फिर से देखना है तो बाद में देखो। हो गया। एक बच्चा कह रहा है इसको फिर से, तो फिर से आप जितनी बार मर्जी उसको उठा करके देखो, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है। ये लेजर्स बनाए थे हमने। इसके अलावा भी हमने कुछ बातें करी थी। वो कौन कौन सी बातें थी जो हमने इनके अलावा भी कैश फ्लो में की थी? इसके अलावा हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या क्या बताया था? हमने कहा कभी कभी आपके पास रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्वेश्चन में मेंशन हो जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर कभी रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है तो हम इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले स्टेप 1 पर उसे एलिमिनेट करते हैं।
एलिमिनेट करते हैं क्या, रीवैल्यूएशन का इफेक्ट। इसका मतलब अगर मान लो इफ स्टॉक इज इंक्रीज तो आप क्या करोगे, आप स्टॉक भी कम करोगे और पी एंड एल का बैलेंस जो है वो भी कम करोगे। अगर क्वेश्चन कहता है स्टॉक हैज बीन डिक्रीज्ड तो आप स्टॉक को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे और पी एंड एल का बैलेंस भी क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। जब ये कर दोगे देन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे। पहले आपको अपने पास ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने बताया था कभी कभी ग्रांट भी सवाल में आ जाती है। तो मैंने कहा ग्रांट कौन कौन सी हो सकती है, ग्रांट कैपिटल प्रोजेक्ट की हो सकती है या फिक्स्ड एसेट्स की हो सकती है। कैपिटल का मतलब यहां कैपिटल है या कैपिटल प्रोजेक्ट का मतलब यहां पर भाई कैपिटल का मतलब यहां कैपिटल नहीं है, यहां कैपिटल का मतलब फिक्स्ड एसेट्स है। ओके, तो हम इसे अपने पास कहां दिखाएंगे, हम इसे अपने पास इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे। अगर ग्रांट मिलती है एज प्रमोटर फंड या जिन्हें बैकवर्ड एरिया ग्रांट बोलते हैं, तो ये जो ग्रांट होती है ये कहां जाती है, ये फाइनेंसिंग में जाती है। बाकी सारी ग्रांट कहां चली जाती हैं, ऑपरेटिंग में चली जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है कि प्रॉफिट में हमने इंक्लूड कर रखा है अमॉर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट्स। मतलब ये प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है ग्रांट अमॉर्टाइजेशन। तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, आप अगर इनडायरेक्ट मेथड लगा रहे हो, अगर इनडायरेक्ट मेथड लगा रहे हो तो आपको अपने प्रॉफिट में रिड्यूस करना पड़ेगा ग्रांट अमॉर्टाइजेशन, यानी आपको अपने पास उसमें लेस करना पड़ेगा। हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, हमने आपको बताया था कभी कभी कॉल्स इन एरियर वर्ड लिखा होता है, अंडर राइटिंग कमीशन वर्ड लिखा होता है, ये कहां चली जाती है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चली जाती है। फिर मैंने बताया था कभी कभी आपके पास सवाल में एडजस्टमेंट हिडन भी दी होती है, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास आ गया इंटरेस्ट का रेट गिवन है इन लोन, तो आप उसे अपने पास क्या करेंगे, ओए में प्लस करेंगे, एफए में माइनस करेंगे, ठीक है ना। वैसे ही कई बार इंटरेस्ट का रेट गिवन होता है इन इन्वेस्टमेंट्स, तो आप ओए में क्या कर देंगे माइनस, आईए में क्या कर देंगे प्लस। कई बार आपके पास पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होता है, क्या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड लेजर में जाता है, क्या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड लेजर में जाता है, द आंसर इज नो। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कहां चला जाता है, ये डायरेक्टली आपके पास ओए के अंदर माइनस और आईए के अंदर प्लस हो जाता है। तो हमने आपको ये कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स बताई थी, ये स्पेशल ट्रीटमेंट बताया था, ग्रांट का स्पेशल बताया था, ये हमने कुछ आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट्स की भी डिस्कशन की। यहीं तक का ही बस चैप्टर है और कुछ नहीं था, बस इतना ही चैप्टर है। मैं इसका भी प्रिंट आउट ले लूं और फिर उसके बाद आपको हम ब्रेक देते हैं और ब्रेक के बाद आपके साथ आपकी क्वेरीज डिस्कस करेंगे। और ये प्रिंट 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 आ गया मेरे ख्याल से एक चेयर आ गई सामने, इस चेयर को मुझे हटाना पड़ेगा, तो ये चेयर को हटा देते हैं हम लोग। आ गया क्या, अब आ गया, चलिए